और अब बात करेंगे कोरोना की। देखिए, दावा किया जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की लहर कम हो रही है। सबसे बुरा दौर फिलहाल गुजर चुका है, लेकिन दिल्ली से आते मौत के आंकड़े इस बात की गवाही नहीं दे रहे। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में 251 लोगों की मौत हुई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं दिल्ली में फ्लैग मार्च की। इस गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस दो तरफा लड़ाई लड़ रही है। पहली है आतंकी हमले के खिलाफ, दूसरी है कोरोना के खिलाफ। शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू है, जिसका सख्ती से पालन पुलिस करा रही है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत कम होने की बजाय बढ़ रही है। दिल्ली हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 45 लोगों की मौत हुई है, जो इस लहर में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 45 मौत ने 6 महीने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 5 जून को 68 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी। एक हफ्ते में अब तक 251 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। दिल्ली में तमाम चौकसी और तमाम स्वास्थ्य सेवाओं के बाद भी ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। तमाम दावों के बाद भी मौत का आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है, ये देखिए। 16 जनवरी को 28 लोगों की मौत हुई, 17 जनवरी को 24 मौत, 18 जनवरी को 38 मौत, 19 जनवरी को 35 मौत, 20 जनवरी को 43 मौत, 21 जनवरी को 38 मौत और 22 जनवरी को 45 लोगों ने दम तोड़ दिया। मैक्स अस्पताल के आंकड़े भी बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में अस्पताल में भर्ती होने की दर बढ़ी है। क्या हम देख रहे हैं कि पिछले 5-10 दिनों में हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो बढ़ रहा है वो खासकर आईसीयू में है। आईसीयू में ज्यादा बेड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं और अभी हम अपने सिस्टम में बताएं तो हमारे लगभग 70 से 80% आईसीयू के बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। ठीक है, कुछ पेशेंट्स हैं वेंटिलेटर पे, कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पे है और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी है। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक पिछली लहर से इस बार अस्पताल में भर्ती होने की दर कम है। आंकड़ों के मुताबिक केस कम हो रहे हैं। सवाल है कि अगर मामले गंभीर नहीं और केस कम हो रहे हैं तो मौत क्यों बढ़ रही है। 24 घंटे में 11,486 नए मामले सामने आए हैं, जो कल के मुकाबले कुछ बढ़े हुए हैं। 21 जनवरी को 10,756 मामले सामने आए थे। हालांकि संक्रमण दर कुछ कम हुई है। 22 जनवरी को संक्रमण दर 16.36 थी, जबकि 21 जनवरी को संक्रमण दर 18.04 थी। यानी बात साफ है कि दिल्ली से खतरा अभी गया नहीं है। यही वजह है कि बढ़ती मौतों के बाद दिल्ली सरकार ने मृतकों के सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर दी है, जिससे पता लगे कि ये बढ़ी हुई मौतों के पीछे कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है। पिछले महीने 5 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था, जिसके बाद 400 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। 14 जनवरी को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया था कि दिल्ली में 75% ऐसी मौत हो रही हैं जिन्होंने कोरोना का कोई टीका नहीं लिया था। अब दिल्ली सरकार के ही आंकड़े देखिए। वहीं दिल्ली के आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में 18+ का 100% लोगों को पहला टीका लगा। यह दावा दिसंबर में ही दिल्ली सरकार ने किया था। दिल्ली में 18+ के 80% लोगों को दोनों टीके लगे। 15 से 18 साल के बच्चों को 85% टीके लगे। अब तक 2 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब पूरी आबादी को वैक्सीन लग गई है, तब बिना वैक्सीन मौत कैसे हो रही है। आखिर केस और संक्रमण दर कम होने से मौत का आंकड़ा कम क्यों नहीं हो रहा है। तो आपने ये रिपोर्ट देखी जो साफ तौर पर आगाह करे कि इस कोरोना को हल्के में ना लेना। ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल है कि केस कम है तो आखिरकार मौत कम क्यों नहीं हो रही। तो एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार केस कम है तो फिर मौत कम क्यों नहीं हो रही। सवाल यह भी है कि इन बढ़ी हुई मौतों की वजह क्या है। तो क्या सरकार आंकड़ों का खेल खेल रही है? क्या सही आंकड़ा देश के सामने नहीं आ रहा? देखिए, देश की राजधानी में भी मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बरसात ने जनवरी में बारिश का 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। जी हाँ, आज भी बरसात जारी रहेगी। कल से पारा फिर से बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन आसमां ऐसा बरसात जैसे माह का महीना नहीं बल्कि सावन लगा हो।
यानी जनवरी में अगस्त जैसा मौसम। सर्दी के सितम से परेशान लोगों की मुश्किलों को मौसम के इस बदले रूप ने और बढ़ा दिया। अब तो मौसम विभाग ने पुष्टि कर दी है कि बारिश ने 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार तक 70 मिलीमीटर बारिश हुई। इसमें 1989 में 79.7 मिलीमीटर बारिश जनवरी में हुई थी। आज भी जारी बारिश नए रिकॉर्ड बना सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में आज भी बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 24 तारीख से पारा फिर गिरना शुरू हो जाएगा। अभी जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हटेगा, बारिश की गतिविधियां रुकेंगी, तो 24 जनवरी से जो मिनिमम टेम्परेचर है गिरना शुरू हो जाएंगे और ये 25-26 तारीख तक हो सकता है कि 6-7 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर पहुंच जाए, लेकिन दिन में धूप निकलना शुरू हो जाएगी और जो घना कोहरा देखना जा रहा था वो छट जाएगा। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 दिनों में धूप निकलना भी शुरू होगा और दिन का पारा भी बढ़ेगा। और अब बात करते हैं मौसम की। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं हिमाचल की राजधानी शिमला की, जम्मू कश्मीर के रामबन की और आस्था के केंद्र वैष्णो देवी धाम की। इन तीनों ही जगह से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं। जहां टूरिस्ट के चेहरे खिले हुए हैं तो वहां जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए काफी उनकी दिनचर्या को प्रभावित किया है इस बर्फबारी ने। उनके लिए जो मुसीबतें हैं वो बढ़ गई हैं। हिमाचल में बर्फबारी, जम्मू कश्मीर में हिमपात और पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और शिमला जिलों में जमकर बर्फ पड़ रही है। शिमला में सीजन का ये तीसरा हिमपात हुआ है, जिसके चलते 2 नेशनल हाईवे और 147 सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम के बिगड़े रूप के चलते पहाड़ी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि शिमला पहुंचे टूरिस्ट के चेहरे खिल गए। तो अब दिखाते हैं जम्मू के रामबन की तस्वीरें, जहां कल दोपहर से बर्फबारी शुरू हो रही है। देखिए, गुलमर्ग और पहलगाम पर्यटन स्थलों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। ये कश्मीर से तस्वीरें भी सामने आई है, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है। आपको बता दें, कटरा में हुई बर्फबारी से माता वैष्णो देवी का भवन सफेद चादर से ढका हुआ नजर आया। तस्वीर आपके सामने, हर तरफ बर्फ नजर आ रही है। ऐसे में मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। माता वैष्णो देवी के भवन पर अब तक तकरीबन आधा फीट बर्फ पड़ चुकी है। वहीं भैरव घाटी में 1 फीट तक बर्फ पड़ी है। और अब खबरें विस्तार से। बात करते हैं कैराना पर मचे कोहराम की। तो कैराना पर फिर सियासी कोहराम मचने लगा है। अमित शाह चुनावी प्रचार के लिए यूपी पहुंचे तो कैराना में डोर टू डोर कैंपेन से शुरुआत की और पलायन के मुद्दे को बीजेपी ने हवा देना शुरू कर दिया। अमित शाह से लेकर सीएम योगी तक कैराना के नाम पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। प्रदेश में कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे। क्या फिर कैराना यूपी की चुनावी राजनीति के केंद्र में आ गया है? क्योंकि अमित शाह कैराना पहुंचे, डोर टू डोर कैंपेन किया, पलायन के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और इसके बाद योगी सरकार के प्रशासन की तारीफ की। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है। अमित शाह तो कैराना में थे, लेकिन सीएम योगी बुलंदशहर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। लेकिन जब कैमरे पर बोले तो जुबान पर कैराना ही था और निशाने पर समाजवादी पार्टी, जिसे पलायन के लिए कसूरवार मानती है बीजेपी। जो लोग प्रदेश में कैराना के माध्यम से कश्मीर बनाने की ओर का सपना देख रहे थे, हमने उनको बोल दिया कि अब कश्मीर भी इस देश का स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को पश्चिमी यूपी में दंगे के मुद्दे को भी उठाया और समाजवादियों के शासनकाल में दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।
उन्होंने तो जैसे संकल्प ही ले लिया है कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। प्रदेश में 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे अगले दिन उनका पोस्टर किसी चौराहे पर चिपक जाएगा, तीसरे दिन उनके घर में नोटिस पहुंच जाएगी। जो लोग कानून को धता बताते थे, कानून ने कैसे उन्हें अपने गिरफ्त में लिया, इसके लिए जज्बा होना चाहिए, और ये जज्बा केवल भारतीय जनता पार्टी में है। 2014 में बीजेपी ने कैराना से पलायन के मुद्दे को खूब हवा दी थी। 2017 के चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बना था। अब एक बार फिर खुद अमित शाह ने कैराना से ही यूपी में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। कैराने के टीचर्स कॉलोनी में घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया, लोगों को पर्चा देकर पार्टी के लिए समर्थन मांगा। उनके साथ बीजेपी की प्रत्याशी मृगांका सिंह भी मौजूद रही। उनसे कैराना के नाम पर ध्रुवीकरण के आरोपों पर सवाल किए गए। भारतीय जनता पार्टी का नारा भी रहा है और एक प्रकार से विचार भी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कैराना से निकलकर प्रचार के लिए जब अमित शाह मेरठ पहुंचे, तब भी पलायन के मुद्दे को नहीं छोड़ा। पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। अमित शाह ने योगी सरकार को शाबाशी देते हुए दावा किया कि अपराध के तमाम आंकड़ों में सुधार हुआ है। अखिलेश और मायावती को अपराध के आंकड़ों पर बहस की चुनौती भी दी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुलंदशहर में डोर टू डोर कैंपेन किया। साथ ही आज भी सीएम योगी लोगों के बीच पहुंचने वाले हैं, घर घर जाकर प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के करीब गाजियाबाद में होंगे। आज क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है वो हम आपको बताते हैं। साहिबाबाद के कृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे सीएम योगी। इसके साथ ही आपको बता दें, मोहन नगर में घर घर संपर्क अभियान के तहत प्रचार करेंगे। साहिबाबाद में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक अहम होने वाली है। इसके साथ ही नेहरू नगर में भी डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बनेंगे सीएम योगी। तो यूपी के चुनाव प्रचार में बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। शनिवार से ही बीजेपी के मेगा प्रचार की शुरुआत हुई और पार्टी के सभी बड़े बड़े नेता मैदान में उतर गए। अमित शाह से लेकर नड्डा तक और केंद्रीय मंत्री तक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर प्ले कार्ड के साथ वो प्रचार के लिए उतरे। चारों तरफ बीजेपी के 5-5 कार्यकर्ता हाथों में झंडे के साथ खड़े थे। पोस्टरों में योगी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र था। अमरोहा के गजरौला में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जमीन पर उतरे। स्थानीय नेताओं के साथ साथ नड्डा ने मीटिंग और जीत का मंत्र भी दिया। तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सहारनपुर में एससी समाज के कार्यकर्ता के घर पर भोजन किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। तो देखिए, चुनावी माहौल कैसा है ये तो अपर्णा ने आपको समझा दिया, लेकिन अब कोरोना का हाल क्या है वो भी आप जानिए। कोरोना कई राज्यों में कंट्रोल में दिख रहा है, लेकिन कई दिनों से चिंता चुनावी राज्यों को लेकर है, जिनमें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोवा में भी कोरोना केसेस में कमी आ रही है। लेकिन पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में नए केस में बढ़ोतरी हुई है, यानी खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। और इसलिए चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर रोक का आदेश बरकरार रखा है। और कोरोना से पूरी आजादी के लिए चुनावी राज्यों में ये रोक बहुत जरूरी है। बड़े बड़े नेताओं ने प्रचार का जो पैटर्न अपनाया है, फिलहाल जनवरी के आखिरी दिन तक यही एकमात्र विकल्प भी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक को जारी रखा है। यानी 31 जनवरी तक ऐसी हजारों लाखों की भीड़ वाली रैलियों पर रोक जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने जो नया आदेश जारी किया है, उसमें कोरोना के कारण प्रचार के दौरान बड़ी सख्ती की बात भी है, लेकिन आने वाले हफ्ते से राहत भी। पहले सख्ती की बात, 31 जनवरी तक कोई रैली, रोड शो, पदयात्रा नहीं होगी। 31 जनवरी तक साइकिल, बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। घर घर प्रचार अभियान के लिए 10 लोगों तक की इजाजत। इंडोर मीटिंग में 300 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं। उम्मीदवारों को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा।
रोक के इन फैसलों के साथ साथ आयोग ने पहले और दूसरे चरण के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को थोड़ी छूट देने का फैसला भी किया है। पहले चरण का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार 28 जनवरी से 8 जनवरी तक सभा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों की भीड़ के साथ ही सभा करने की इजाजत होगी। दूसरे चरण का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार 1 फरवरी से 12 फरवरी तक चुनावी सभा कर सकते हैं, लेकिन नियम वही, 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए, या फिर रैली वाले ग्राउंड की 50% क्षमता के बराबर, दोनों में जो भी कम हो। चुनाव आयोग ने वीडियो वैन से प्रचार की भी अनुमति दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वहां भी 500 से ज्यादा लोग मौजूद ना हो और सड़क पर यातायात बाधित ना हो। इसके अलावा चुनाव आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को 27 जनवरी तक फाइनल कर देना चाहिए, जबकि दूसरे चरण के लिए 31 जनवरी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाना चाहिए। चुनाव से 48 घंटे पहले प्रचार पर रोक का पुराना नियम लागू रहेगा। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के मुख्य सचिवों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वर्चुअल बैठकें की, जिसके बाद ये तमाम आदेश जारी किए गए। रैलियों पर रोक के आदेश की अब एक बार फिर 31 जनवरी को समीक्षा की जाएगी। तो यूपी में चुनावी घमासान पूरे जोर पर है। सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, देखिए एबीपी न्यूज और सी वोटर के साप्ताहिक सर्वे पे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जनता लगातार हमारे सवालों के जवाब भी दे रही है, हम उनके बीच जाकर उनका मन टटोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अवध रीजन की। अवध रीजन क्योंकि 118 सीटों का सवाल है, तो यूपी का चुनावी सर्वे इस रीजन में क्या कहता है, आप जरा ये देख लीजिए जल्दी से। बीजेपी प्लस जो कि 44% वोट बीजेपी प्लस को जाता दिखाई दे रहा है। साप्ताहिक सर्वे ये कहता है कि एसपी प्लस को 31% यानी दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर बीएसपी दिखाई दे रही है, 9% वोट जाता दिखाई दे रहा है बीएसपी के खाते में, और कांग्रेस की स्थिति 8% और अन्य 8%। एक हफ्ते में सियासी तस्वीर कितनी बदली? बिल्कुल नहीं बदली। अवध रीजन का ये पूरा ब्यौरा आपके सामने है। 15 जनवरी को जिस तरीके से बीजेपी गठबंधन 44% पर था, आज की तारीख में भी 44% पर। समाजवादी पार्टी गठबंधन 31% पर था, आज की तारीख में भी 31% पर। 136 सीटों का क्योंकि सवाल है, 136 सीटों को समेटे पश्चिमी यूपी रीजन में आखिर क्या है आंकड़े, जल्दी से अपने दर्शकों को हम ये दिखा देते हैं कि आखिर यहां पर जनता क्या सोच रही है। हवा फिलहाल इस साप्ताहिक सर्वे में कहां दिखाई दे रही है, तो देखिए आंकड़े सामने। इस वक्त बीजेपी प्लस को 41% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है साप्ताहिक सर्वे के मुताबिक। दूसरे नंबर पर इस रीजन में भी समाजवादी पार्टी प्लस है, और यहां पर 33% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी प्लस को जाता दिख रहा है। बीएसपी की यहां पर स्थिति यह है कि 15% वोट जो है वो बीएसपी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है पश्चिमी यूपी रीजन में। कांग्रेस के हालात देखिए 7% और साथ ही अन्य 4%। तो रोमाना पश्चिमी यूपी रीजन में भी 41% के साथ बीजेपी प्लस पहले स्थान पर, और समाजवादी पार्टी यहां भी बस पीछा कर रही है। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है? ये जान लीजिए अब। जी, बदलाव आया है। ये देखिए, 15 जनवरी को बीजेपी गठबंधन 40% वोट शेयर के साथ था, लेकिन आज की तारीख में इसमें 1% का इजाफा हो गया है, 41% पर है ये। समाजवादी पार्टी गठबंधन 33% पर था, आज भी 33% पर है। ये अन्य से आ रहा है फायदा, क्योंकि पिछले हफ्ते अन्य 5% थे, इस हफ्ते 4% घट गए हैं, और ये सीधा फायदा बीजेपी गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब अगला महत्वपूर्ण रीजन है पूर्वांचल रीजन, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा सीटों के लिहाज से रीजन महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है। 130 सीटें हैं इसमें पूर्वांचल रीजन में। तो पूर्वांचल में आंकड़े क्या कहते हैं पूर्वांचल रीजन के, जल्दी से बता देते हैं। देखिए आंकड़े ये कहते हैं कि यहां पर बीजेपी प्लस को 41% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है पूर्वांचल रीजन में। दूसरे नंबर पर एसपी प्लस दिखाई दे रही है, क्योंकि 35% वोट यहां पर एसपी प्लस को दिखाई दे रहा है। बीएसपी की स्थिति तीसरे नंबर की 12% वोट के साथ, और कांग्रेस के लिए आंकड़े कहते हैं 7% कांग्रेस के खाते में और 5% अन्य के खाते में। तो रोमाना पूर्वांचल रीजन 130 सीटें, लेकिन 41% के साथ बीजेपी प्लस यहां पहले नंबर पर बनी हुई है।
यहां पर 6% का गैप इस हफ्ते है। 35% समाजवादी पार्टी गठबंधन, बीजेपी गठबंधन 41% और 15 जनवरी पिछले हफ्ते भी बिल्कुल यही तस्वीर थी। मतलब 6% का गैप पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी। लेकिन सबसे छोटा है सीटों के लिहाज से, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत हो जाता है। 19 सीटें हैं और बुंदेलखंड रीजन की तस्वीर देखिए क्या कहती है साप्ताहिक सर्वे में। बीजेपी प्लस को 43% वोट जाता दिख रहा है इस साप्ताहिक सर्वे में। 32% के साथ एसपी प्लस दूसरे स्थान पर है। बीएसपी के लिए 11% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की स्थिति यह है कि 9% वोट दिख रहा है और अन्य 5% के साथ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये 19 सीटों का तस्वीर है साप्ताहिक सर्वे में बुंदेलखंड रीजन की। हमने बात कर ली और अब बात कर लेते हैं फाइनल आंकड़ा इस हफ्ते का क्या कहता है साप्ताहिक सर्वे में। यूपी का ये चुनावी सर्वे लगातार हर हफ्ते हम आपके साथ लेकर आते हैं, रोजाना सर्वे हम कर रहे हैं और यहां पर बड़ी तस्वीर क्या कहती है साप्ताहिक सर्वे की, यानी कि पूरी की पूरी 403 विधानसभा सीटों का ये हाल है। 42% बीजेपी प्लस को जाती दिख रही है और 33% एसपी प्लस को, बीएसपी के लिए 12%, कांग्रेस के लिए 7% और अन्य 6%। तो यहां पर 42% बीजेपी प्लस, यानी बड़ी तस्वीर रोमाना यही है कि सबसे पहले और पहले नंबर पर लगातार बीजेपी ही दिखाई दे रही है। तुलना कर लेते हैं पिछले हफ्तों के मुकाबले। ये तस्वीर क्या कह रही है? तस्वीर कह रही है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को 1% का फायदा, 41% से बढ़कर यह आंकड़ा 42% पर पहुंच चुका है और पिछले हफ्ते के मुकाबले समाजवादी पार्टी गठबंधन को इस हफ्ते 1% का नुकसान। 34% के मुकाबले इस हफ्ते समाजवादी पार्टी गठबंधन 33% पर पहुंच चुका है और हफ्ते दर हफ्ते का यह आंकड़ा आपके सामने है, जहां बीजेपी गठबंधन 25 दिसंबर 41%, 31 दिसंबर 41%, 15 जनवरी 41% और आज की तारीख में 42%। देश भर में मौसम का मिजाज कैसे बदल रहा है आपको बताते हैं। दरअसल मैदानों में बारिश हो रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं कुछ इलाकों पर कोहरे की मार पड़ी है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कोहरे की चादर से डूबा ये नजारा दिखा। पूरे शहर में भयानक कोहरा है। पहाड़ी इलाकों में भारी ड्राइविंग मुश्किल हो गई है। तो ये हिमाचल प्रदेश से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां कोहरे का कहर नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में ड्राइव करना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो लगातार हम कोरोना के संकट को लेकर आपको आगाह कर रहे हैं। कोरोना अब बड़े नगरों से दक्षिण के राज्यों में फैलता नजर आ रहा है। तमिलनाडु में तो बढ़ते केसेस के चलते रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की नीति का पालन किया जा रहा है। वहीं कर्नाटक में वीकेंड लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया। सवाल ये कि कोरोना से निपटने में पूरे देश की एक नीति क्यों नहीं है? तमिलनाडु में 30,744 केस, 33 मौत, आज पूर्ण लॉकडाउन। कर्नाटक 42,470 केस, 26 मौत, हट गया वीकेंड कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में 16,740 केस, 16 मौत, 30 जनवरी तक स्कूल बंद। महाराष्ट्र 46,393 केस, 48 मौत, सोमवार से खुल रहे छोटे बच्चों के स्कूल। ये चार आंकड़े बता रहे हैं कि देश में कोरोना को लेकर ना पहले नीति थी और ना अब है। हर राज्य की अपनी ढपली, अपना राग। अपनी राजनीतिक जरूरतों के मुताबिक नेता कोरोना पर फैसला कर रहे हैं और जिसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। अगर होता तो तमिलनाडु में 30,000 केस आने पर लॉकडाउन ना होता और कर्नाटक में 42,000 केस आने के बाद लॉकडाउन ना हटता। वैसे सच यह है कि देश के लिए कोरोना अब भी खतरा बना हुआ है। बीते 2 दिनों में ही कोरोना से 1100 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 जनवरी को देश में 405 लोगों की मौत हुई। 21 जनवरी को देश में 703 लोगों की मौत दर्ज की गई। फिलहाल खतरे की बात यह है कि कोरोना बड़े शहरों से निकलकर दक्षिण और पश्चिमी राज्यों का रुख कर चुका है। केरल में सबसे ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। केरल में एक दिन में 45,136 केस सामने आए हैं और 132 मौत हुई हैं। आंध्र प्रदेश में भी 12,926 केस सामने आए और 6 मौतें हुई हैं। इसके अलावा गुजरात में 24 घंटों में 23,150 केस सामने आए और 15 मौतें दर्ज की गईं। सवाल यह है कि कब देश में महामारी से लड़ने की एक नीति बनेगी ताकि सरकारें अपनी मनमानी ना करें।
जी हाँ, मुंबई पुलिस ने एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया है जो पेशे से इंजीनियर था लेकिन बन गया ठगी का मास्टरमाइंड। इस ठग ने ठगी का जो तरीका अपनाया वो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरीके को जानेंगे तभी तो ऐसी ठगी से आप बच पाएंगे। आरोपी डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स है ऑनलाइन ठग समर ज्योति दास। उम्र 26 साल, पढ़ाई की है केमिकल इंजीनियरिंग की और काम लोगों को लॉटरी में महंगे तोहफे देने का लालच देकर उन्हें ऑनलाइन ठगना। अय्याशी के लिए पैसों की जरूरत ने समर ज्योति को इस कदर अंधा बना दिया कि इसको अपनी मां का ख्याल तक नहीं रहा। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मां ने कड़ी मेहनत के बाद इसे इंजीनियर बनाया, लेकिन समर ज्योति को अपराध की दुनिया अधिक रास आई और उसने साइबर क्राइम के जरिए लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया। कोलकाता से हमने जो आरोपी अरेस्ट किया है वो लालच देके उनको उनके अमाउंट में से ट्रांजैक्शंस यूपीआई ट्रांजैक्शंस करके अमाउंट डेबिट कर लेते थे। उनका मोडस ऑपरेटिव था कि सामने को कंप्लेनेंट्स को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स का ऑफर दिखाना, उसके बाद में उनके मोबाइल पे कॉल करके उनको उनका कोड वगैरह सिस्टम भेज के, कोड और लिंक भेज के वो कॉपी करते थे। समर ज्योति लोगों को कैसे ऑनलाइन अपना शिकार बनाता था, पहले इसको समझते हैं। समर ज्योति पहले लोगों को फोन कर लॉटरी निकलने की जानकारी देता था, फिर लॉटरी में एप्पल का लैपटॉप, आईफोन निकलने का लालच देता था। जैसे ही सामने वाला उसके झांसे में आता था, उसको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहता था। एप्लीकेशन डाउनलोड होते ही सामने वाले की बैंक डिटेल समर ज्योति निकाल लेता था, जिसके बाद समर ज्योति पीड़ितों के मोबाइल से ओटीपी और अन्य जानकारी निकालकर ऑनलाइन ठगी करता था। पुलिस को जब शिकायत मिली तो पुलिस ने इस पर सर्विलांस लगाकर इस पर शिकंजा कसा और जैसे ही इसने कोलकाता में एटीएम से कैश निकाला तो मुंबई पुलिस को इसके ठिकाने का पता चल गया। मुंबई पुलिस की टीम ने समर ज्योति को कोलकाता में जाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को प्राथमिक जांच में एक बड़े रैकेट होने की बात भी पता चली है। प्राथमिक जांच से तो लग रहा है कि बहुत सारा इसमें बड़ा रैकेट होने की संभावना है। हमने इंक्वायरी किया है, उसमें तो पता चल रहा है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन से फंड यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। एबीपी न्यूज आपसे भी अपील करता है कि ऐसे अनजान कॉल आने पर अपनी कोई भी जानकारी ना दें। ऐसे साइबर अपराधियों से सावधान रहें और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो तुरंत पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। देखिए, सावधान रहेंगे तो ऐसी ठगी से खुद को बचा पाएंगे। आज से शुरू हो रहा है गणतंत्र दिवस समारोह। आज ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। इस साल से गणतंत्र दिवस समारोह नेताजी की जयंती से ही शुरू होगा। सुबह 10:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम होना है, जिसमें नेताजी की पुष्पांजलि नेताजी को दी जाएगी। इंडिया गेट पर नेताजी की भव्य प्रतिमा भी लगेगी, लेकिन उससे पहले आज ही पीएम मोदी नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। वहीं आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे फुल ड्रेस रिहर्सल का भी कार्यक्रम है। परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। परेड तकरीबन आपको बता दें 3.3 किलोमीटर की दूरी पर होनी है। ये दूरी परेड करते हुए तय की जाएगी। इसके चलते कई जगह डायवर्जन्स भी हैं। राजपथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक ट्रैफिक पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। दोपहर 12 बजे तक केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन जाने वाला रास्ता भी बंद रहेगा। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी आने में अब बस 3 दिनों का ही वक्त बचा है। राजपथ पर परेड के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार 26 जनवरी की परेड के लिए राजपथ अपने नए लुक में तैयार है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ में कुछ बदलाव किए गए हैं। परेड से पहले एबीपी न्यूज पर देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहली झलक। और अत्याधुनिक इमारतों की ये तस्वीर दिल्ली के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पूरी कल्पना है, लेकिन इस कल्पना का एक हिस्सा अब हकीकत बनकर जमीन पर दिखने लगा है, जिसका नाम है राजपथ। 90 साल से ज्यादा पुराना राजपथ अब थोड़ा नया दिखने लगा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का ये स्ट्रेच बनाया गया है, जो 26 जनवरी की परेड के लिए अपने नए रंग रूप में तैयार है।
किनारों पर लगे हेरिटेज लैंप की ऊंचाई को बढ़ाया गया है। यहाँ हेरिटेज लुक का पूरा ख्याल रखा गया है। 23 जामुन के पेड़ों में से किसी को काटा नहीं गया, बल्कि उनमें से 20 को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। लेकिन हेरिटेज लुक में बगैर किसी बदलाव के राजपथ अब पहले से ज्यादा आधुनिक बन चुका है। आप यहाँ पर ये टैंक देख रहे हैं, इस टैंक में पर्याप्त जगह है और बहुत सारे ऐसे इसमें पाइप्स पड़े हुए हैं जो आगे अगर किसी भी चीज का पाइप डालना है तो वो इसमें डाला जा सकता है। यानी अब राजपथ काफी मॉडर्न हो गया है। इसकी जो तस्वीर है वो पहले जैसी ही रखी गई है, लेकिन इसमें आगे चल करके अगर किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजिकल चेंज करना है, कोई तार वगैरह डाले जाना है तो उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। हजारों करोड़ से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है, जिसके तहत सिर्फ राजपथ ही नहीं बल्कि नई संसद भवन, नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, नया प्रधानमंत्री निवास, नया पीएमओ और उपराष्ट्रपति के लिए एक घर का भी निर्माण होना है। ये प्रोजेक्ट लोटियंस दिल्ली की पूरी तस्वीर को बदल कर रख देगा। कोरोना काल में इसके निर्माण में बाधाएं तो बहुत आईं, पर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अपने तय समय के हिसाब से ही चल रहा है। ये दावा किया है केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने। क्योंकि कोविड महामारी के दौरान कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीशन करना ये हमेशा एक चैलेंज होता है, पर मुझे बहुत खुशी है, गर्व है कि हमारे बहन और भाई जो इस पे लगे हुए थे, वर्कफोर्स 4000, उन्होंने बड़ी मेहनत की। बाकी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने इसमें कोऑपरेट किया और टुडे पहला सेगमेंट तैयार है। एबीपी न्यूज के जरिए हरदीप पुरी ने ये बड़ी जानकारी भी दी कि नए संसद भवन में कामकाज कब से शुरू हो जाएगा। अक्टूबर तक हो जाएगा। जो विंटर सेशन होगी पार्लियामेंट की 2022 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, वो वहीं होगी। खास बात इस बार ये भी है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर 12 राज्यों की झांकी निकाली जाएगी, जिनमें चुनावी राज्यों पर खास निगाहें रहेंगी। यूपी की झांकी में काशी विश्वनाथ मंदिर मुख्य आकर्षण होगा। बार एक और झांकी जिस पर सबकी नज़र होगी वो है उत्तर प्रदेश की झांकी। उसको किस तरीके से तैयार किया गया है तस्वीरें में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस झांकी में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जो सरकार, यूपी सरकार ने जो योजना चलाई है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर, उसकी एक छोटी यहाँ पर आपको आकृति देखने को मिलेगी। इसमें ये दर्शाने की कोशिश की है कि कैसे छोटे कारीगरों को, हस्तशिल्पकारों को मौका मिलता है इस योजना से, लाभ मिल रहा है इस योजना से। वो इस झांकी के पहले हिस्से में आपको देखने को, समझने को मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर को तैयार किया गया, उसका प्रारूप को तैयार किया गया है। कुछ दिनों पहले ही जो रिडेवलपमेंट के काम यहाँ पर हुए हैं मंदिर में, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार किया गया, उस कॉरिडोर को भी इस झांकी के जरिए दर्शाने की कोशिश की गई है। तो उत्तर प्रदेश की झांकी में इस बार मुख्य तौर पर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। इस मंदिर में क्या क्या नए काम, क्या क्या रिडेवलपमेंट का काम हुआ है, उसको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की झांकी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के मद्देनज़र सरकार उन चीज़ों को सामने रखना चाहती है जिसको देखकर लोग ये समझें कि किस तरीके से विकास का काम उत्तर प्रदेश में किया गया है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। वहीं पंजाब की झांकी में राज्य के स्वतंत्रता सैनिकों और उनके संघर्ष की कहानी दिखाई जाएगी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ साथ लाला लाजपत राय की कहानी की झलकियां भी दिखाई जाएगी। रिपब्लिक डे परेड में इस बार एक और झांकी देखने को मिलेगी, वो है पंजाब की झांकी। और पंजाब की झांकी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि अगले महीने पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के दौरान झांकी में के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सरदार उधम सिंह नजर आएंगे। सरदार उधम सिंह ने लंदन में जिस तरीके से माइकल ओ डायर को मारा था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार थे, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और लास्ट में ये स्वाधीनता आंदोलन के प्रतीक को दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम तैयारियों के साथ ये पंजाब की झांकी है जिसको आप गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भी देखेंगे। तो कोशिश ये की गई है कि जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जो पंजाब से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है।
उनको इस बार पंजाब की झांकी में खास तौर पर आपको उन स्वतंत्रता सेनानियों को देखने समझने का मौका मिलेगा जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए कठिन से कठिन परिश्रम किया, लड़ाई लड़ी। और ये तस्वीर हम आपको पंजाब की झांकी की दिखा रहे हैं जो गणतंत्र दिवस परेड में आपको इस बार देखने को मिलेगी। और साफ तौर पर पंजाब में चुनाव भी हैं तो लोगों की नज़र इस झांकी पर ज़रूर रहेगी कि उन्हें क्या खास देखने को मिलता है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। साथ ही गोवा की झांकी भी इस बार गणतंत्र दिवस पर कुछ अलग होने वाली है। गोवा की झांकी में ऐतिहासिक धरोहरों की प्रदर्शनी की जाएगी। गोवा की झांकी ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। गोवा की झांकी में इस बार खास तौर पर गोवा के जो हेरिटेज सिंबल्स हैं उनको दर्शाने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि गोवा का इतिहास किस तरीके का रहा है, किस तरीके से वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, क्या ऐतिहासिक धरोहर जो गोवा की है उसको यहाँ पर इस झांकी के जरिए दर्शाने की कोशिश की गई है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अब जो गोवा के जो बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस हैं उसको भी इस झांकी के जरिए आप करीब से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो देखा आपने खास रिपोर्ट में कि इस बार किस तरीके से बेहद खास रहने जा रहा है गणतंत्र दिवस समारोह। साहिब और चारधाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों को झांकी में दिखाया जाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में आपको उत्तराखंड की झांकी भी देखने को मिलेगी जो इस प्रकार बनी हुई है जैसा हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें तीर्थ स्थल से लेकर डेवलपमेंट का क्या काम हुआ है ये दिखाने की कोशिश की है। और सबसे पहले हेमकुंड साहिब आपको देखने को मिलेंगे और हेमकुंड साहिब के पीछे आपको दिखाते हैं कि क्या इस झांकी में खास है। ये जो पुल आपको नजर आ रहा है डोबरा चांठी पुल है जो कि टिहरी डैम पर बना हुआ है और ये भी ये दिखाता है कि किस तरीके से कनेक्टिविटी पर काम किया है सरकार ने, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं और कोशिश ये है कि ये दिखाने की कि किस तरीके से डेवलपमेंट में कनेक्टिविटी पर सरकार काम कर रही है। ये टिहरी डैम की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो झांकी में दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा डैम ये दिखाया गया है और सामने चार धाम में से एक बद्रीनाथ धाम आपको इस झांकी में देखने को मिलेंगे। तो ये तस्वीरें हैं जो एक तीर्थ स्थल को प्रदर्शित कर रही हैं, जो ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से पावर प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि इसमें आपको तमाम तीर्थ स्थल जो कि उत्तराखंड जिसके लिए जाना जाता है वो देखने को मिलेंगे। हेमकुंड साहिब हो, बद्रीनाथ हो या फिर इसके अलावा डेवलपमेंट की जहां तक बात की जाती है तो इनका कहना है कि डोबरा चांठी पुल जो एक सस्पेंशन पुल तैयार किया है, काफ़ी ऊंचा पुल है, टिहरी डैम के ऊपर बना हुआ पुल है, इस पर काफ़ी काम किया है। टिहरी डैम की बात कर रहे हैं उस पर काफ़ी काम किया है। ऑल वेदर रोड जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते थे कि जो चार धाम की जो कनेक्टिविटी है वो ऑल वेदर रोड की हो ताकि कभी भी जो लोग इन धार्मिक स्थलों तक जाना चाहते हैं वो जा सकें, दर्शन कर सके। तो इस झांकी के जरिए वो तमाम डेवलपमेंट के काम करने की कोशिश की गई है और ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या काम किए हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़। और अब बात उत्तराखंड की सियासत की। देखिए उत्तराखंड में कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी का कहना है कि सभी 70 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं, बाकियों का ऐलान भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन जो ऐलान हुए हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल हरक सिंह रावत को लेकर है, जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। तो सवाल महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी बड़ा बना हुआ है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने जारी कर दी पहली लिस्ट। 53 उम्मीदवारों की लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तक के नाम हैं, लेकिन हरीश रावत का लिस्ट में नाम शामिल नहीं है। और न ही काफी मशक्कत के बाद पार्टी में लौटे हरक सिंह रावत और उनकी बहू को फिलहाल टिकट दिया गया है, जबकि शुक्रवार को दिन भर कांग्रेस में हरक सिंह रावत को शामिल करने पर ही मंथन होता रहा। उसके बाद देर शाम शुरू हुआ उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने का काम, जिस पर रात भर माथापच्ची हुई। बड़ी बात ये कि कांग्रेस ने किसी विधायक का टिकट नहीं काटा है। पहली लिस्ट में मौजूदा सभी विधायकों को जगह दी गई है। अब 53 उम्मीदवारों में से कुछ बड़ी सीटों पर नजर डालिए कि वहां से किसे मैदान में उतारा गया है। खटीमा सीट से बीसी कापी को टिकट मिला है, जिनका मुकाबला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से होगा। कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को चक्राता सीट से मैदान में उतारा है, तो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को श्रीनगर सीट से टिकट मिला है। बीजेपी से दोबारा कांग्रेस में लौटे यशपाल आर्य को
बाजपुर एससी सीट से टिकट दिया गया है, तो यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य को नैनीताल एससी सीट से मैदान में उतारा गया है। स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश को हल्द्वानी से मौका मिला है। सतपाल ब्रह्मचारी को हरिद्वार से टिकट दिया गया है। सुरेंद्र सिंह नेगी को कोटद्वार से टिकट मिला है। विजय पाल सिंह सजवान को गंगोत्री से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। राजेंद्र सिंह भंडारी बद्रीनाथ से चुनाव लड़ेंगे। केदारनाथ से मनोज रावत को टिकट दिया गया है। देवप्रयाग से मंत्री प्रसाद नैथानी को टिकट दिया गया है। पहली लिस्ट को देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी यूपी वाला वो फेमस फॉर्मूला नहीं अपनाया जिसके तहत 40% महिलाओं को टिकट दिया गया। उत्तराखंड में कांग्रेस के 53 उम्मीदवारों में सिर्फ 3 महिलाएं हैं, यानी 5% के आसपास। पंजाब में भी कांग्रेस के 86 उम्मीदवारों में सिर्फ 9 महिलाएं हैं, यानी 10% के आसपास। सवाल है कि क्या यूपी में 40% महिलाओं को मौका दे दिया गया क्योंकि यूपी में पार्टी के पास खोने को कुछ भी नहीं था, जबकि पंजाब और उत्तराखंड में पार्टी मुकाबले में है, और क्या इसीलिए जीतने वाले नेताओं को टिकट दिया जा रहा है? तो कांग्रेस की पहली लिस्ट में हरीश रावत का नाम भी शामिल नहीं है। अगर सीएम बनना है तो चुनाव लड़ना भी जरूरी है। क्या सीएम का चेहरा वही है? यही सवाल जब हरीश रावत से पूछा गया तो उन्होंने एक नया विवादित बयान दे दिया कि उत्तराखंड में कांग्रेस फॉर्म में है, बाकी पूरे देश में कांग्रेस का फॉर्म डाउन है। लौट करके लोग फिर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा सा वक्त होता है, किसी समय हर पार्टी के इतिहास में, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि बल्लेबाज कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है, आउट तो नहीं है लेकिन फॉर्म डाउन है हमारा। उत्तराखंड में तो हम पूरे फॉर्म में हैं। और अब बात करेंगे यूपी की। देखिए, गठबंधन के गुलदस्ते से अखिलेश एक बार फिर प्रदेश में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश की मुश्किल बढ़ा दी है उनके पार्टी के बागी विधायकों ने मोर्चा खोलकर। जी हां, कुल जमा ये कि अखिलेश के आंगन में भी विद्रोह की वेदी सुलग उठी है। आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ है हाजी इकराम कुरैशी और दूसरी तरफ है हाजी रिजवान। इन दोनों नेताओं में एक समानता है, और वो ये कि दोनों नेताओं का इस बार अखिलेश ने टिकट काट दिया है, जिसके चलते दोनों नाराज हैं। जनता को मेरे ऊपर बहुत विश्वास था, और मैंने ये 5 साल भी और पिछले 5 साल भी, जब मैं दर्जा राज्य मंत्री था, वो 5 साल भी मैंने जनता के बीच रहकर गुजारे हैं, और जनता के हकों की लड़ाई लड़ी, जनता के हितों की लड़ाई लड़ी, जनता का काम किया। हो सकता है ये नागवार गुजरा हो कि मैं मुसलमानों का काम ज्यादा करता था। तो अखिलेश जी ने कहा कि मैं ये जो है डॉक्टर मर्ग कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो इस्तीफा दे दूंगा। उनके इस्तीफे से कोई विधायक नहीं आता, लेकिन मेरे इस्तीफे से कई आ रहे हैं। सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि मैं जमीनी आदमी हूँ। अब जरा इन नेताओं की नाराजगी की वजह भी समझ लीजिए। हाजी इकराम कुरैशी की बात करें तो हाजी इकराम 28 साल से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। एसपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मुरादाबाद देहात के बड़े और कद्दावर नेता हैं। एसपी के टिकट पर विधायक, लेकिन अखिलेश ने इस बार टिकट काट दिया है, लिहाजा नाराज हैं और एसपी प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दूसरी बात, जिसको टिकट दिया है वो पूंजीपति है, अथाह दौलत है उसके पास। कैसे खेल हुआ है, क्या हुआ है, मैं जनता के सामने रखूंगा, अपने वोटरों के सामने रखूंगा। मेरे वोटर और जनता जो फैसला करेगी वो मुझे स्वीकार। मुरादाबाद देहात से हाजी नासिर कुरैशी को टिकट मिला है। नासिर का कहना है कि विधायक इकराम कुरैशी के आरोप बेबुनियाद है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनका टिकट हटा करके मुझे दे दिया है, और टिकट जो दिया है उन्होंने तो सर्वे के आधार पे दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अब की बार जो टिकट दिए हैं वो सर्वे के आधार पे दिए हैं, किसी दूसरी बात पे नहीं दिए। जिसका सर्वे आया कि जिताऊ कैंडिडेट है इसलिए उन्होंने दिए। वहीं हाजी रिजवान मुरादाबाद जिले के कुंदर की विधानसभा के कद्दावर नेता है। सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार टिकट कट गया है, लिहाजा समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर एसपी प्रत्याशी के विरोध में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मैंने कोई टिकट नहीं मांगा, अभी कोई सी तरह का कोई टिकट नहीं मांगा मैंने। ये कहना गलत है, उनके लिए जारी हो ना जारी हो वो तो वो जाने, मगर मैंने अभी कोई टिकट नहीं मांगा। किसी पार्टी से मुझको ऑफर आ रहे हैं अलग, कांग्रेस का भी आ रहा, उसका भी आ रहा है, हर पार्टी का आ रहा जो पार्टी है, लेकिन मैंने अभी टिकट नहीं मांगा।
बता दें कि अखिलेश ने हाजी रिजवान की जगह एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया। मुरादाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। बिलारी, कुदरकी, मुरादाबाद नगर, मुरादाबाद ग्रामीण, ठाकुरद्वारा और कांट सीट। यहाँ दूसरे चरण यानी 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। परिणाम 10 मार्च को आएंगे। ऐसे में देखना यह है कि इस बगावत से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है, जहां चुनाव है वहां सियासी मुश्किलें बनी हुई हैं। पंजाब के सीएम चन्नी की अगर बात करें तो उनकी भी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू तो चुनौती दे ही रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने भी धुरी सीट पर उतरने की चुनौती चन्नी को दे दी है। कि मैं जनरल चों ते मैं चमकौर साहब रिजर्व सीट तो लड़ नहीं सकता। जे उन्होंने मेरे विरुद्ध लड़न का चाह है वो धूरी आ जा। साडा पंजाब दा जिहड़ा धरती वाला पानी भी खत्म कर लिया। कहा जाता है कि मालवा खेतर साडा जिहड़ा वो आने वाले कुछ सालों च रेगिस्तान बन सकता है। पंजाब कोले पानी है ही नहीं, तो पंजाब दा पानी पंजाब कोले। और अब बात देश के एक और चुनावी राज्य यानी गोवा की, जहां चुनावों को लेकर गहमा गहमी इस वक्त मची हुई है। गोवा वैसे तो सीट के हिसाब से कई राज्यों की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ की दल बदल की सियासत बड़े बड़े सियासतदानों को सियासी कखरा सिखा देने की पूरी तरीके से कुव्वत रखती है। गोवा में कांग्रेस मंदिर में पूजा करवाई जा रही है, प्रण दिलवाया जा रहा है। दरगाह में चादर चढ़वाकर कसम खिलवाई जा रही है। चर्च में भी कांग्रेस उम्मीदवारों को पवित्र क्रॉस की शपथ दिलवाई गई। और ये चुनावी चकलस इसलिए है कि कहीं 2017 की जैसी स्थिति फिर न बन जाए। इसके लिए कांग्रेस चुनाव से पहले ही पूरी तैयारी कर रही है, कहीं फिर से जीत के बाद विधायक खेला ना कर दे। इसके लिए कांग्रेस के गोवा प्रभारी पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जीत से ज्यादा नेताओं के दल बदल का सवाल है, इसलिए कांग्रेस मंदिर, मस्जिद और चर्च के चक्कर लगा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि गोवा की दल बदल वाली सियासत का कोई सानी नहीं है। अब जरा गोवा की दल बदल वाली सियासत पर राजनीतिक पार्टियों में मौजूद भ्रष्टाचार और अपराध का लेखा जोखा रखने वाली संस्था एडीआर का खुलासा देखिए। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच 5 साल में गोवा के लगभग 60% विधायकों ने दल बदल किया। करीब 24 विधायकों ने जीत के बाद अपना पाला बदला। भारतीय लोकतंत्र के लिए ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। 2017 के बाद से कांग्रेस के 17 विधायकों में से 15 पाला बदल चुके हैं। 2019 में इसमें से 10 विधायकों ने एक साथ हाथ छोड़ कमल का फूल थाम लिया। एडीआर उधर रिपोर्ट जारी कर रही है, कांग्रेस तैयारी कर रही है। इसी बीच बीजेपी को गोवा में बड़ा झटका लगा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, जो कुछ दिनों पहले तक बीजेपी नेता थे, टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गए। मंदरे विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और मौजूदा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार दयानंद सोपटे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पिछले 5 सालों में एक इंच भी काम आगे बढ़ नहीं सका, और ये होने के बावजूद वही एमएलए को फिर से भाजपा टिकट दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। तो वहीं गोवा के विधानसभा चुनाव में मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को लेकर भी काफी गहमा गहमी है। उत्पल दिवंगत बीजेपी नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं, लेकिन वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। सभी पार्टियों ने पहले तो टिकट के लिए उत्पल पर डोरे डाले, लेकिन बात नहीं बनी तो अब उनको बिना किसी शर्त के समर्थन देने की बात कर रही है। अगर उत्पल जी पर्रिकर अपना कैंडिडेचर सबमिट करते हैं तो शिवसेना अपनी तरफ से जो कैंडिडेट है वो हम लोग पीछे लेने वाले हैं। हम लोग कैंडिडेचर फाइल नहीं करने वाले। बता दें कि गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग 14 फरवरी को होगी। नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन गोवा की सियासत के इतिहास को देखते हुए नतीजों से ज्यादा गोवा में जीत के बाद क्या होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। वहीं देश में कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर गांधी को लेकर घमासान शुरू हुआ और इस विवाद के केंद्र में है एक धुन, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इस पूरे विवाद को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए।
गणतंत्र दिवस के बाद होता है बीटिंग द रिट्रीट, जो गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है। उनतीस जनवरी को होने वाला यह समारोह विवाद में है। वजह है एक धुन। उस धुन का नाम है अबाइड विद मी। जो आपको सुनाई दे रही है, ये वही धुन है जिसे लेकर देश में सियासी घमासान मचा है। ये धुन आपको इस बार बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में सुनाई नहीं देगी। कांग्रेस का कहना है कि यह धुन महात्मा गांधी की पसंदीदा धुन है और बीजेपी जानबूझकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस समय गांधी जी और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे के विचारों को मानने वालों के बीच वैचारिक युद्ध चल रहा है। मौजूदा समय में केंद्र में जो सरकार है वह गोडसे के विचारों को मानने वाली है। वह गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती। कांग्रेस की पार्टी प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने ट्वीट कर हमला बोला कि महात्मा गांधी के पसंदीदा स्तुति गीत को इस बार के बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया। यह बापू की विरासत को मिटाने का बीजेपी सरकार का एक और प्रयास है। गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी करने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह बीजेपी का गोडसे प्रेम है, यानी धुन की लड़ाई अब विचारधारा पर आ गई है। तो बीजेपी सरकार का कहना है कि अबाइड विद मी की जगह सारे जहां से अच्छा धुन को बीटिंग द रिट्रीट के कार्यक्रम में सूचीबद्ध किया गया है और कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर इस बार काफी बदलाव किए जा रहे हैं। इस साल से गणतंत्र दिवस समारोह सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी से शुरू हो रहा है। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम 23 से 29 जनवरी तक चलेगा। इसी बदलाव में एक कड़ी है अबाइड विद मी को सूची से हटाना। अब जरा धुन का इतिहास भी जान लीजिए। अबाइड विद मी धुन स्कॉटलैंड के एंग्लिकन कवि हेनरी फ्रांसिस लाइट द्वारा 1847 में तैयार की गई थी। ये धुन 1950 से बीटिंग रिट्रीट समारोह का हिस्सा रही है। ये धुन सदियों पुरानी सैन्य परंपरा का हिस्सा है। पुराने दौर में जब युद्ध के दौरान सूर्यास्त के समय ये बिगुल की धुन बजती थी तो सैनिक लड़ाई बंद कर युद्ध के मैदान से हट जाते थे। लेकिन अब देश में इस धुन पर भी सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना की। देखिए, देश में कोरोना अभी फैल रहा है और ऐसे में गाजियाबाद प्रशासन की पहल लोगों को चौंकाकर जागरूक कर रही है। गाजियाबाद की सड़क पर ऐसा शख्स नजर आया जिसके पूरे शरीर पर, पूरे बदन पर मास्क थे। इसे नाम दिया गया मास्क मैन। नगर निगम का दावा है कि मास्क मैन के जरिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मास्क मैन जनता को सबक सिखा रहा है, लेकिन कुर्सी पर बैठे लोग सीखने को तैयार नहीं। इसी पर व्यंग्य किया है कार्टूनिस्ट इरफान ने। आप भी देखिए। ये कार्टून आपके लिए भले ही एक हंसने का जरिया हो, ये एक बहुत गंभीर मसला है। आप देखिए, इस कार्टून में एक महिला जो मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने मास्क लेने के बाद में अपनी कार से सड़क पर ही मास्क को फेंक दिया। आप देखिए ना, जो लोग मास्क को लगाने की हिदायत जनता को लगातार दे रहे हैं, वही अगर मास्क को नहीं लगाएंगे और सड़क पर फेंक देंगे तो ये एक गंभीर मसला तो बनता है। नमस्ते भारत में फिलहाल आज के लिए इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।